आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति और भारत के विस्तार और भारत के राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो देखिए बेटा, ये हमारा पृथ्वी है। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में हम एक पूर्व से पश्चिम दिशा में एक काल्पनिक रेखा खींचें। जैसे ही हम पूर्व से पश्चिम दिशा में काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इसे हम कहते हैं शून्य अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है जो सीधी खींची गई है, इस रेखा को हम कहते हैं शून्य अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा क्या करती है? ये पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट देती है। ये भूमध्य रेखा क्या करती है? इस पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट देती है, इसीलिए इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। जैसे ही भूमध्य रेखा हम खींचे, यह पृथ्वी दो हिस्सा में बढ़ गया। ऊपर वाले हिस्से को जो उत्तर दिशा की ओर है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। नीचे वाले हिस्से को जो दक्षिण की ओर है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के कारण पृथ्वी दो गोलार्ध में बढ़ गई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आगे बढ़ते हैं। फिर हम पृथ्वी को लिए। अब हम इस बार, इसके पहले हम सीधा रेखा खींचे थे, अब हम उत्तर से दक्षिण रेखा में बीचों बीच की रेखा खींचते हैं। इस रेखा को हम कहते हैं शून्य देशांतर रेखा। जो सीधा खींचे थे पूर्व से पश्चिम दिशा में, वो अक्षांश रेखा है। जो हम लंबवत खींचे, जो हम आधा खींचे, उसे हम कहते हैं शून्य देशांतर रेखा। यह इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए इस रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो देखिए, जैसे ही यह हम उत्तर से दक्षिण दिशा में खींचा, यह भी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। पूर्व की तरफ पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के कारण दो गोलार्ध हुआ था, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतर रेखा के कारण पृथ्वी दो भागों में बढ़ गया, एक तरफ पूर्व की तरफ पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार से पृथ्वी दोनों काल्पनिक रेखाओं के कारण, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी दोनों काल्पनिक रेखाओं के कारण चार गोलार्ध में बढ़ गया। इन दोनों रेखाओं के कारण ये जो पृथ्वी है हमारा चार गोलार्ध में बढ़ गया बेटा। एक तरफ है ऊपर तरफ उत्तरी, नीचे तरफ दक्षिणी, इस तरफ पूर्व, इस तरफ पश्चिम। तो जहां पर देखिए, यहाँ पे दो चीज आया है। ये जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध को कहते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर और पूर्व दिशा में है, तो इसको हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। इसको हम उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। इसको हम दक्षिण पश्चिम गोलार्ध कहेंगे और इसको हम दक्षिण पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। तो इस प्रकार से दोनों रेखाओं के कारण पृथ्वी चार गोलार्ध में बढ़ गया। अब देखते हैं इन गोलार्धों के बीच हमारे भारत की स्थिति कहाँ है। तो देखिए, यह है हमारा भारत देश, ये है हमारा प्यारा भारत देश। तो हम देखते हैं जो हमारे भारत देश की स्थिति है, यह भूमध्य रेखा है और यह देशांतर रेखा है। यह भूमध्य रेखा, यह देशांतर रेखा। तो हम देख रहे हैं भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर प्रश्न आए तो गलती मत करिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत यहाँ पे उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, जो भारत यहाँ लिखा है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जो भारत देश है हमारा, यह एशिया महाद्वीप का देश है ना। जो भारत जो है यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। और पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक इसी तरह जनसंख्या के मामले में हमारा भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। प्रथम स्थान चीन का आता है जनसंख्या में। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश हमारा भारत आता है बेटा। अब देखते हैं भारत की स्थिति। तो भारत, ये हमारा भारत है। इस भारत के जो नीचे है हिंद महासागर है। हिंद महासागर पर
जो शून्य अक्षांश रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, यह भारत की दक्षिण दिशा से होकर गुजरी है। इसका अर्थ है इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब हम ये शून्य अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा 90 ठो होती है उत्तरी गोलार्ध में। अब हम शून्य से बढ़ते जाएंगे तो शून्य से 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ही हम 8 डिग्री 4 मिनट पर पहुंचे तो भारत के जो सबसे दक्षिणी भूमि है स्थल भाग का, इसको हम टच स्पर्श करते हैं। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है बच्चों, ये कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांशीय विस्तार है। इसको पूछता है परीक्षा में, भारत अक्षांश में कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो नीचे वाला हो गया भूमध्य रेखा दक्षिण में, ऊपर की ओर जाए, जैसे हम उत्तर की ओर जाते जाएंगे, जैसे ही हम 8 डिग्री 4 मिनट रेखा पे पहुंचते हैं तो ये भारत का दक्षिणी बिंदु होता है, जो शुरू होकर कहां तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत अक्षांशीय विस्तार है। यह हो गया अक्षांश। अब देशांतर में देखते हैं तो भारत का जो देशांतीय विस्तार है, यहां से देखिए पूर्व से, ये जो गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसको टच करते हुए एक पूर्वी देशांतर रेखा है। इसका मान कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरीय विस्तार। भारत, हमारा जो भारत देश है वो पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां से कहां तक? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा भारत स्थित है, फैला हुआ है। अब हम देखते हैं कर्क रेखा। हम जानते हैं जो 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश होती है, जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा होती है वो कर्क रेखा होती है। तो हम देखते हैं कि कर्क रेखा जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, यह भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। जो कर्क रेखा है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, यह भारत को लगभग बराबर 2 भागों में बांट देता है। ये कर्क रेखा है, ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा है। यह भारत देश के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जो 23.5 अंश कर्क रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो रेखा है, वह हमारे भारत देश से गुजरता है और भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्यों से कौन कौन से राज्य है देख सकते हैं यहाँ पर। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तो कर्क रेखा हो गई। अब हम एक इस प्रकार की रेखा पढ़े थे, उत्तर दक्षिणी रेखा पढ़े थे, जिसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो एक 82.5 अंश एक पूर्वी देशांतर रेखा है, अर्थात जब हम इंग्लैंड से हम पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे तो भारत पूर्व में पड़ता है। तो एक यहाँ पर ये 82.5 अंश एक पूर्वी देशांतर रेखा खींची गई है। इस रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ये जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई है, इसको भारत की मानक समय रेखा माना गया है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरता है, जो इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरता है, इस रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं।
और यह मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है बेटा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आप यहाँ पर देखिए, हमारा छत्तीसगढ़, हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कितनी अच्छी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों का कटान बिंदु है। ये केवल हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। किस जगह काटते हैं? तो जिस जगह ये मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं, उस जगह का नाम है बेटा, यह जिला छत्तीसगढ़ का जिला पड़ता है कोरिया जिला। जिला के बाद विकासखंड सोनहत और गांव का नाम है पंडोपारा। यहाँ पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। अब ये भारतीय मानक समय रेखा होता क्या है? तो इस रेखा के आधार पर पूरे भारत के समय को तय किया गया है, नियत किया गया है। इसी रेखा के आधार पे जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरी है, इसके आधार से ही पूरे भारत की जो समय है उसको तय किया गया है। इसलिए इसे भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर ऐसी रेखा हो, इसको कर्क रेखा कहेंगे, इसको मानक समय रेखा कहेंगे, क्रॉस करती है छत्तीसगढ़ में। और हमारा जो मानक समय रेखा है, यह जो ग्रीनविच समय है उससे 5.5 घंटा आगे है। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर ग्रीनविच रेखा पर यदि 12 बजती है तो हमारा जो भारत देश का समय है इससे 5.5 घंटा आगे है। मतलब हमारा भारत देश में उस समय 5.5 बजता रहेगा। ग्रीनविच रेखा से हमारा देश का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। चलिए अब आते हैं उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्व का बिंदु, पश्चिम का बिंदु। तो भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है, सबसे उत्तर का बिंदु है, इस स्थान को कहते हैं इंदिरा काल। ये इंदिरा काल भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु है, सबसे उत्तर में स्थित बिंदु है। यह काराकोरम श्रेणी में आता है। इसके ठीक उल्टा जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार। एक द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार में एक बड़ा सा द्वीप है जिसको हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। उस ग्रेट निकोबार में एक स्थान है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु है। तो उत्तरतम बिंदु हो गया इंदिरा काल और दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट। याद रहेंगे, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे जो पूर्व में स्थित बिंदु है अरुणाचल प्रदेश, उसको स्थान का नाम है किबुतु। और जो भारत का पश्चिम में स्थान है जो गुजरात में स्थित है उसको कहते हैं सरक्रिक। तो इंदिरा काल, काराकोरम श्रेणी, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, किबुतु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, सरक्रिक। अब आते हैं ये कन्याकुमारी क्या है। तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। भारत तीनों ओर से पानी से घिरा होता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। तो जो अंडमान निकोबार है ये सागर के अंदर है। अगर ऐसा पूछता है कि स्थल भूमि, ये भारत का स्थल है, यहाँ भारत में 28 राज्य होते हैं। तो भारत यदि पूछेगा कि मुख्य भूमि, ये हमारी भारत की मुख्य भूमि स्थल भूमि है, इसका दक्षिण बिंदु क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि स्थल बिंदु का दक्षिण बिंदु होता है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित एक स्थान है कन्याकुमारी। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है। इस स्थान का नाम है कन्याकुमारी। इसको हम केप कोमोरिन भी कहते हैं। कन्याकुमारी को हम केप कोमोरिन भी कहते हैं। और यह केप कोमोरिन 3 सागरों को मिलाता है कन्या, इसलिए इसको भारत का प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? ये भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा हुआ एक स्थान होता है। तो देखिए यह भारत का प्रायद्वीप त्रिभुजाकार का है। ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो उत्तर में इंदिरा काल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूर्व में किबुतु, पश्चिम में सरक्रिक और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। अब आते हैं भारत के मानचित्र राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो हमारे भारत गणराज्य को 28 राज्य में
8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। हमारे भारत को 28 राज्य हैं और कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, इसमें बांटा गया है। तो आइए राज्य को देखते हैं। तो हम सबसे पहले पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों से शुरू करेंगे पढ़ने का तरीका। तो सबसे पहले पंजाब, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। फिर से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब आते हैं उत्तर की तरफ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। अब आते हैं 7 सिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की 7 बहने राज्य में। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इसको हम 7 सिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। अब हम ऐसे राज्य पढ़ेंगे जो ना तो किसी देश को छूते हैं ना ही किसी समुद्र को छूते हैं। ऐसे 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इस प्रकार से फिर से हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इस तरह से भारत में 28 राज्य हैं। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश होता है जिस पर सीधा केंद्र सरकार का शासन होता है। राज्य सरकार में का मुख्यमंत्री होता है। राज्य सरकार में एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यपाल होते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर सीधा शासन केंद्र सरकार का होता है। तो ऐसे 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत देश में है। सबसे पहले लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, दूसरा, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, 5वां दमन दीप और दादरा नगर हवेली, 6वां लक्षद्वीप, 7वां पुडुचेरी और 8वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम देखते हैं, अगर प्रश्न पूछता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट को स्पर्श करते हैं, अर्थात समुद्र का जो लहर है, समुद्र को जो पानी है उस राज्य को छूती है। तो ऐसे 9 राज्य हैं बेटा। अरब सागर में ऐसे 5 राज्य हैं जो अरब सागर किनारे ऐसे 5 राज्य हैं जो अरब सागर के पानी लहर को छूते हैं, इसके किनारे हैं। कौन कौन सा? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5। ये अरब सागर इसकी किनारे स्थित राज्य हैं। ऐसे अरब सागर को छूने वाले 5 राज्य हैं और बंगाल की खाड़ी को कुल मिला के 9 छूते हैं। तो इधर 5 हो गए, इधर 4 बचेगा। तो बंगाल की खाड़ी को कौन कौन छूते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से 9 राज्य ऐसे हैं जो जिनका समुद्र के साथ सीमा है, अर्थात समुद्र तट को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 9 है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, उन 7 पड़ोसी देशों को छूने वाले ऐसे 16 राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं।